यहाँ पर स्लाइड शो में जाने का, फ्रॉम द करंट स्लाइड स्टार्ट करने का, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सो इफ दिस लाइन आई जस्ट गॉट फ्रॉम योर गिवन रेफरेंस बुक, जो है आपका पब्लिकेशन, अच्छा लिखा है. द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी is a statistical constant which enable us to comprehend in a single effort the significance of the whole data. यानी कि पूरे डेटा को एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करना, दैट इज नथिंग बट व्हाट वी डू इन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना. अगर आप मीन के बारे में बात करो, मीडियन के बारे में बात करो, या फिर मोड के बारे में बात करो, based on different requirement and the criteria, we choose different measure of central tendencies, but all of them ultimately gives you a single number which is representing your whole data in some format, right. So हम लोग measure of central tendency में यही करेंगे, पूरा जो डेटा है उसको एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश, बेस्ड ऑन नंबर किस तरीके से दिया है, डेटा किस तरीके से दिया और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है. सो सबसे पहले द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, जो मैंने ऑलरेडी आपको क्लासरूम में दिया था. फर्स्ट इज वी वांट टू कंडेंस द डेटा इनटू द सिंगल वैल्यू, एंड द सेकंड इज टू फैसिलिटेट द कंपैरिजन बिटवीन टू डेटास. अगर आपके पास दो डेटा है, आप उसकी इंडिविजुअल वैल्यूज को कंपेयर करने नहीं बैठोगे. what you will do, you will find out some measure of central tendency for them, and then we can compare both the data. ठीक है. कुछ भी डाउट रहेगा, अगर आपको लगता है फास्ट है, स्लो है, या फिर कोई रिपीटेशन चाहिए आपको किसी चीज का, तो चैट बॉक्स में फ्रीली आपको लिखना. व्हेनेवर आई आस्क यू समथिंग, आपको समझाए तो वाई लिखो, नहीं समझाए तो एन लिखो इन चैट बॉक्स, ठीक है. सो दिस आर नथिंग बट टू मेन ऑब्जेक्टिव. द फर्स्ट इज पूरे डेटा को सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करना है. दूसरा, कोई भी दो डेटा को कंपेयर करने के लिए भी हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यूज कर सकते हैं. Okay, what is measure of central tendency? These are nothing but a single value which represent the entire data. There are some requisites for a measure of central tendency to be a good measure of central tendency. यानी कि जब कभी भी हम लोग इतने सारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे, मीन, मीडियन, मोड, उसके अंदर भी बहुत सारे हैं, इन सबको जब पढ़ेंगे, देयर आर फ्यू बेसिक रिक्वायरमेंट जो हर किसी को सेटिस्फाई करना चाहिए. द फर्स्ट इज इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड. दैट मीन्स अगर उस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को आप निकालना चाहते हो, देन इट शुड बी सेम फॉर एवरीवन. उसका जो डेफिनेशन है दैट शुड बी ट्रू एंड इट शुड बी एप्लीकेबल फॉर एवरीवन. अगर मैं निकाल रहा हूं तो मुझे भी सेम आंसर आना चाहिए, आप निकाल रहे हो तो आपको भी सेम आंसर आना चाहिए. मतलब उसका डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, ठीक है. अगर मैं निकाल रहा हूं तो मुझे वही मीन मिलेगा जो आप निकाल रहे हो. सेकेंड, it should be simple to understand and easy to calculate. Definitely it should be based upon all values of the given data. यानी कि जब कभी भी निकालोगे, if possible you should use all the data. It should be capable of further mathematical treatment. यहां पे एक चीज का ध्यान रखेगा, whenever I say requisites, that means these are the basic thing it should satisfy. It is not true कि हर कोई measure of central tendency, ये जो मैं conditions यहां पे लिख रहा हूं या फिर आ रही है, वो satisfy करेगी. अगर उसे सेटिस्फाई किया, then we consider them to be a good measure of central tendency. The fourth point is it should be capable of further mathematical treatment. है ना. जैसे कि अगर आप मीन निकाल रहे हो, तो आप मीन का यूज करके आगे कुछ उसके ऊपर काम कर सकते हो ऑन दैट डेटा, है ना. तो जो भी आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ोगे, वो नंबर मिलने के बाद यू शुड बी एबल टू डू फर्दर मोर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑन इट. इट शुड हैव सैंपलिंग स्टेबिलिटी. यानी कि सपोज अगर मेरे पास एक बड़ा सा पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के मैं छोटे छोटे सैंपल लेता हूं, डेफिनेटली उनकी जो वैल्यूज मिलेंगे, फॉर एन एग्जांपल मेरे पास एक 100 वैल्यूज थे, उसमें से मैंने 10 का सैंपल लिया और हर किसी का मीन निकाला, डेफिनेटली देयर मीन विल बी डिफरेंट, बट देयर शुड बी सम स्टेबिलिटी. यानी कि उनके जो मीन के अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा अलग नहीं होना चाहिए. यानी कि अगर बड़े पॉपुलेशन में से आप अलग अलग सैंपल लेते हो, तो आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए. इट शुड बी नॉट अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब कि सपोज अगर मेरे पास एग्जांपल है, मैं स्टूडेंट को जो स्कोर है ना, उनका मैं एवरेज निकालना चाहता हूं.
तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने स्टूडेंट के जो टॉप 5 स्टूडेंट थे ना क्लास के, उनका एवरेज निकाला. आई फाउंड इट टू बी 85%. और लास्ट जो 5 रैंकर्स थे उनका निकाला, तो आई जस्ट गॉट अराउंड 40%. व्हाट आई डू इन दिस 5, लास्ट वाले को मैं यहां पे जो फर्स्ट था उसके साथ रिप्लेस करता हूं. व्हाट आई विल सी, अब जो नया वाला एवरेज होगा उसका वैल्यू ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, है ना. फॉर 40 से अगर वो 50-60 तक चला जाएगा. व्हाट हैपेंड इज, मैंने एक ऐसा वैल्यू लिया जो बहुत दूर का था, और ऐसा करने पर मेरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो इन दिस केस एवरेज था यानी कि मीन था, उसका वैल्यू सडनली बहुत बढ़ गया, है ना. सो वो जो सडन चेंज है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. whenever you have an extreme values, यानी कि कोई एक वैल्यू बहुत ही ज्यादा बड़ा है डेटा से, तो उससे उस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ठीक है, तो एक बार हर कोई पढ़ेगा हर एक रिक्विजिट्स को. अगर समझता है तो प्लीज लेट मी नो यस इन द चैट बॉक्स. अगर नहीं समझता है कोई पॉइंट, देन लेट मी नो एन इन द चैट बॉक्स. ठीक है, एक बार पढ़ेंगे और खुद को एक्सप्लेन करेंगे. देयर इज नो नीड टू राइट एनीथिंग. मैं पूरा मटेरियल शेयर करूंगा, जस्ट समझना है आपको आज. आफ्टर एवरी स्लाइड आई विल गिव यू सम टाइम टू रीड. जैसे आपका रीड करके होता है ना सर, फिफ्थ वन. ओके, इट शुड हैव सैंपलिंग स्टेबिलिटी. yes 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 सिमरन जी, आई गॉट योर डाउट. फिफ्थ वन, राइट. सो इट शुड हैव सैंपलिंग स्टेबिलिटी. इसका मतलब क्या होगा, सपोज आई कंसिडर 100 नंबर्स. मैंने रैंडमली सपोज, हाँ चलो ऐसा करता है, कॉलेज में जाता, कॉलेज में जाके हर 1000 स्टूडेंट को हम लोग जमा करता है. उनके पास से उनका 10th का, ओके ओके 6,000, उनके पास से उनका 10th जो है ना, उनके मार्क्स हम लोग लेंगे, परसेंटेज ले लेंगे. सो आई हैव अ डेटा विच इज नथिंग बट हैविंग 1000 ऑब्जर्वेशंस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन 10th स्टैंडर्ड. अब ये मेरा हो गया पूरा का पूरा पॉपुलेशन. इस पॉपुलेशन में से मैंने कुछ 10 स्टूडेंट को लिया. आज मैं क्या करता हूं, उस पॉपुलेशन में मैंने 10 स्टूडेंट को लिया और फिर मैंने उसका एवरेज निकाला. सपोज एवरेज आई फाउंड टू बी 60%. नेक्स्ट डे मुझे लगा कि नहीं, मुझे वापस से दूसरा सैंपल लेना. ऑन द सेकेंड डे आई टुक अदर 10 स्टूडेंट्स, और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, उसका एवरेज है ना मुझे 80% मिल गया. यू कैन सी इन दिस सिचुएशन देयर इज नो सैंपलिंग स्टेबिलिटी, बिकॉज मैंने जब सैंपल लिया तो जो एवरेज मिल रहा है उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहा है, फ्रॉम 60% टू 80%. दैट मीन्स मेरा जो टेंडेंसी है, सेंट्रल टेंडेंसी, मैंने जिसको मीन लिया था, मेरा जो मीन है जो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है. स्टेबिलिटी कब होगा, अगर मैं कौन सा भी सैंपल लू 10 स्टूडेंट का, उसका आंसर 60% के आसपास ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए. सो सैंपलिंग स्टेबिलिटी का मतलब कि अगर आप सैंपल ले रहे हो तो सैंपल्स के आंसर अलग अलग होंगे, बट देयर शुड नॉट बी अ मेजर डिफरेंस इन इट. ठीक है, सिमरन जी समझ रहे हैं सैंपलिंग स्टेबिलिटी का मतलब? ईच सैंपल will have different answer, but there should not be a drastical difference between them. Similarly, when you say it should be not unduly affected by extreme value, यानी कि suppose we are collecting some data, है ना. Suppose वापस से similar example लेते हैं because it is easy to understand. What I do, I just go inside a class and I started collecting marks obtained by the student in semester 1. ठीक है, तो अब सडनली सपोज मैं लास्ट बेंच से स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने वहां से 3 स्टूडेंट को कलेक्ट कर लिया. तो एक ने मुझे बोला सर आउट ऑफ 50 मुझे एक को 20 आया है, एक को 10 आया, एक को 4 आया, एक को 2 आया. सडनली मैं 5th स्टूडेंट जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं उसको 50 आउट ऑफ 50 आ गया. इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, इसका जो मीन होगा इट वुड बी इफेक्टेड बाय दिस वैल्यू. ये जो 50 है उससे उसको इफेक्ट आएगा. यस सर नो, ये क्या है, एक एक्सट्रीम वैल्यू है, बहुत ही बड़ा वैल्यू है एज कंपेयर टू द अदर वैल्यूज. So whatever measure of central tendency we use, it should not be unduly affected by extreme value. Unduly यानी कि बहुत ही ज्यादा नहीं फर्क पड़ना चाहिए, थोड़ा कुछ तो पड़ेगा ही हर किसी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे अगर कोई मैंने 5 मार्क्स वाला स्टूडेंट लिया था ना, तो आई कैन गेस कि हाँ उन 5 का एवरेज मुझे मिलता था. बट अगर
मैंने एक ऐसा वैल्यू लिया जो बाकी सारे डेटा से बहुत ही ज्यादा बड़ा या फिर बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो क्या होगा, उसका जो मीन वैल्यू होगा इट विल गेट इफेक्टेड एंड इट विल नॉट रिप्रेजेंट मी द एक्चुअल सेट, है ना। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, दिस स्टूडेंट ऑफ 5 जो है ना, ये स्टूडेंट का जो ग्रुप है, दे आर नॉट स्कॉलर स्टूडेंट्स आई कैन से, बिकॉज उसमें से 3 तो ऐसे है जिसने 10 भी क्लियर नहीं किया, बट स्टिल इसका एवरेज क्या होगा मुझे बता दो ना फटाफट से। व्हाट इज एन एवरेज ऑफ दिस, व्हाट इज एवरेज ऑफ दिस 5 नंबर्स, फटाफट से कैलकुलेटर हाथ में रखना है हर किसी को प्लीज, वी नीड इट टुडे। It is 17.2, but still I will say it is not a good representative of a data, because अगर उसमें से 5 में से 3 लोग ने तो 10 भी क्लियर नहीं किया, hence this 17.5 came because of this extreme value, hence I can say the mean in this data is affected by that extreme value. Normally हर बार इफेक्ट होता है, बट हम लोग ये कहेंगे इट शुड नॉट बी अनड्यूली इफेक्टेड, यानी कि बहुत ही ज्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है सनिका जी, गेटिंग द पॉइंट, ऐसे कोई, ओके वेरी गुड वेरी गुड। सो दिस आर नथिंग बट द 6 पॉइंट्स जो हमारे ध्यान में होने चाहिए किसी भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए। नाउ वी कम टू द मेन पार्ट कि भाई कौन से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे। मेनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। द फर्स्ट इज मैथमेटिकल एवरेजेस, जिसके अंदर होता है एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन एंड हार्मोनिक मीन, और उसके बाद होता है पोजिशनल एवरेज, या फिर हमें उसे लोकेशनल एवरेज भी कह सकते हैं। पोजिशनल के अंदर हम लोग मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल एंड अलग से हम लोग मोड को पढ़ने वाले। जैसे ही हमने इन सारी चीजों को कवर कर लिया, हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खत्म होता है। ठीक है, तो ये चीज हमारा टारगेट रहेगा कि इन सबको कवर करना। मोस्ट ऑफ दिस थिंग यू ऑलरेडी न्यू बाय अ बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। नॉर्मल कॉन्सेप्ट आप हर किसी को पता होगा, आज हम लोग उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, मेरिट्स देखेंगे, डीमेरिट्स देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हर कोई याद रखेगा द सेंट्रल टेंडेंसी आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेजेस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। पोजिशनल का 2 पार्ट होता है, पार्टीशन एंड मोड। पार्टीशन में 4, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। ठीक है, हर किसी को हम लोग धीरे धीरे कवर अप करेंगे। सबसे पहला एरिथमेटिक मीन, सबसे सिंपल। एरिथमेटिक मीन के लिए दूसरा नाम आई कैन यूज एज एवरेज, है ना। अगर आपको किसी भी नॉर्मली अगर आपके पास कोई नंबर्स है और आपको उसका एवरेज निकालना है, तो आप उसके एरिथमेटिक मीन को निकालते हो, है ना। सो सपोज इफ आई हैव एन अनग्रुप्ड डेटा, फॉर एन एग्जांपल x1 x2 डॉट 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 xn, our data values in the arithmetic mean of this data is given by arithmetic mean is equal to summation, add करते हैं i running from 1 to n and we divided by number of observation, that is n। करेक्ट, ये हर किसी को पता है सर, इसमें क्या बताने वाली बात है। ठीक है, इसका अरिथमेटिक मीन बता दो फटाफट से, कैलकुलेटर यूज करेंगे हर कोई, चलेंगे। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस, फटाफट से, एंड कीप योर कैलकुलेटर रेडी। हर एक क्वेश्चन पे मुझे ऐसा ही चाहिए रहेगा। आई विल शो यू द फॉर्मूला, यू हैव टू गिव मी द आंसर, है ना। सो इट इज 18.6, अदर हैव टू वेरीफाई। एक स्टूडेंट का सुन के मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, आई वांट अदर्स टू वेरीफाई द वैल्यू। आगे जाके पता चला गलत है तो विक्की पे भरोसा करना चाहिए। यस, बाकी लोग करेंगे, एक जन को नहीं पढ़ाना है, हर किसी को कैलकुलेट करना है। चलो, ओके, सो सिमरन को भी सेम आ रहा है। आई विल नीड 3 स्टूडेंट्स। जब तक 3 स्टूडेंट को सेम आंसर नहीं आता, मैं आगे नहीं बढ़ेगा। यस, ओके अंजलि जी, ठीक है। सो एरिथमेटिक मीन बहुत सिंपल सा है ना, ठीक है। बट ये क्या था भाई, ये अनग्रुप डेटा के लिए था, जहां पे हमें वैल्यूज इंडिविजुअली दिए। लेकिन अब तो हमें पता है भाई ग्रुप डेटा भी तो होता है ना। अगर आपके पास ग्रुप डेटा है तो उस टाइम पे आपके पास क्लास इंटरवल होता है, और अगर आपके पास क्लास इंटरवल है तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे क्लास मार्क को। ठीक है, यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द क्लास मार्क
एंड उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर गिवन एन F2, F1, F2, Fn एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और अगर आपको अब अरिथमेटिक मीन ढूंढना है, देन इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला summation of xi fi divided by summation of fi. I is running from 1 to n, I is running from 1 to n. दिस समेशन ऑफ fi यानी कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी होता है उसे हम लोग यूजुअली n से डिनोट करते हैं, है ना. सो व्हाट इज दिस xi आर नथिंग बट यहां पे इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे कि ये जो एक्साइज है वो है हमारे क्लास मार्क. ठीक है, जब कभी भी आप ग्रुप्ड डेटा के अंदर काम करते हो, फॉर्मूला के अंदर जो xi आपको दिखता है दैट आर नथिंग बट द क्लास मार्क, बिकॉज क्लास इंटरवल होता है ना, तो क्लास इंटरवल से क्लास मार्क ढूंढना यानी कि लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, सपोज अगर आपको दे दिया है, हाँ मैंने डेटा के अंदर थोड़ा इजी कर दिया क्वेश्चन, सपोज क्लास मार्क ऑलरेडी दे दिया है, क्लास मार्क इज गिवन एज xi 9 10 11 12 13 एंड फ्रीक्वेंसीज भी दे दिया है. बाय यूजिंग दिस आपको अरिथमेटिक मीन को ढूंढना है. यू हैव टू फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन. तो सबसे पहले इफ यू वांट यू कैन क्रिएट वन मोर कॉलम xi fi जिसके अंदर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे. दैट इज नथिंग बट जस्ट 2 is 18 50 132 12 into 17 और 13 into 14 करके बता दो यार क्या होगा. 12 into 17 how much it should be? It is 170 plus 34 170 plus 34 is it 204 and it is 13 13 169 plus this 7 to 182. Is it true? एक बार मुझे बता दो, ऐड कर दो इन नंबर्स को, है ना. व्हाट आई डिड, मैंने xi fi निकाला, उसका जो भी समेशन होगा और इसका भी समेशन मुझे चाहिए, है ना, फ्रीक्वेंसी का समेशन. चलो चलो हर कोई फाइंड आउट करेगा वैल्यूज को. व्हाट इज समेशन ऑफ fi? फ्रीक्वेंसीज जो दिए उनका एडिशन क्या हो रहा है. चलो जी, कैलकुलेटर रेडी नहीं है, अच्छा जी, वेरी गुड, थैंक यू शनिका जी. फ्रीक्वेंसी का एडिशन 50 आ रहा है क्या? ओके, अकॉर्डिंग टू विकी द अरिथमेटिक मीन हैज बीन 11.72. बट विकी जी xi fi क्या आ रहा है? ये इनका एडिशन कितना आ रहा है? समेशन ऑफ xi fi. I just thought कि वही किया आपने, बट लेट अस जस्ट डू इट वंस. सीधा आंसर मिला ना, इसलिए लगा कि डायरेक्टली किया कैलकुलेटर से, बट अच्छा है, वी शुड डू दैट ओनली. आई सजेस्ट एवरी स्टूडेंट को ऐसे ही करना चाहिए, है ना. जैसे आप कैलकुलेटर के साथ थोड़ा कंफर्टेबल होता है ना, तो फिर ये टाइम पास नहीं करना चाहिए. बट मुझे पता है कि बाकी लोगों को कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहे अभी भी. सो आई वांट ऐड करो, चलिए फटाफट बता दो. चलो ऐड द वैल्यूज xi fi. ओके, इट इज 582 and so my answer should be 582 divided by 50. 86. हाँ, बिकॉज 582 रहेगा ना तो 11.72 नहीं आएगा. मैं वही सोच रहा था कि अगर मैंने इसको किया ना तो शायद से वो नहीं देगा, बट एक बार फिर भी वेरीफाई करेंगे. 586, हाँ करेक्ट, 586 इज करेक्ट बिकॉज इसको 50 से डिवाइड करोगे तो 11.72 इज द करेक्ट आंसर. यस और नो? यस. ओके, सो बहुत ही सिंपल सा है ना. अगर आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है, सबको ऐड कर दो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अगर ग्रुप डेटा है तो क्लास मार्क इनटू फ्रीक्वेंसी को समेशन लो डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी. टोटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग n से डिनोट करते हैं. ठीक है, ये फॉर्मूला सबको समझा किस तरीके से यूज करना है? यस, वेरी गुड. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? यस, ओके, आगे बढ़ सकते हैं. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? अच्छा जी, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ मीन. The first property that we are going to learn is effect of shift of origin and scale. यानी कि सपोज अगर मेरे पास डेटा है x1 से लेके xn आर द गिवन वैल्यूज, मैंने क्या किया, उस x1 से लेके xn का यूज करके एक नया डेटा बनाया, दैट इज ui.
मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने हर एक वैल्यू से a को सब्ट्रैक्ट किया, फिर जो आंसर मिला उसको मैंने h से डिवाइड कर दिया. What we are going to learn, we are going to learn the effect of doing this on what, on mean. So in this case my x bar is nothing but mean of xi is nothing but summation of xi, I running from 1 to n whole divided by n. अगर मुझे u bar ढूंढना है then u bar is nothing but summation of ui, I running from 1 to n whole divided by n. करेक्ट. सो इसका यूज करके हमें u बार और x बार के बीच में रिलेशन ढूंढना है. सो लेट्स सी. सबसे पहले तो मैं यहां पे ये देख रहा हूं कि ये जो है दिस इंप्लाइज माई h टाइम्स u i is equal to xi plus a. So this therefore what I can write my h ui is minus a is equal to xi. तो ये मुझे xi का वैल्यू मिला इन टर्म्स ऑफ ui. ये जो वैल्यू मुझे मिला है आई एम गोइंग टू यूज दैट वैल्यू इन दिस इक्वेशन. लेट्स सी वो इक्वेशन क्या हो जाता है. सो माई एक्स बार इज सेम एज समेशन ऑफ एक्स आई की जगह पे मैं लिखूंगा एच यू आई माइनस ए होल डिवाइडेड बाई एन. माई आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n. भूलना नहीं है किसी चीज को. सो नाउ इस सबमेशन को मैं स्प्लिट करूंगा धीरे धीरे. मैं स्लो स्लो लिख रहा हूं, अगर कहीं कुछ डाउट रहेगा तो पूछना. ठीक है. सो इट इज एक्स बार इज सेम एज, इसको अगर मैंने स्प्लिट किया तो h इज अ कांस्टेंट सो दैट केम आउटसाइड. अंदर बचा समेशन ऑफ यू आई रनिंग फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाई n. मैंने जो n है उसको स्प्लिट भी कर दिया माइनस यस मैडम. हाँ ओके 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 ओके. इज इट फाइन नाउ? ठीक है. अगर उसको हाँ चलो ठीक है, अगर मैंने वहां पे माइनस कर देता हूँ थैंक यू. बट जो आपने बोला अगर फर्क क्या होगा कि हाँ अब सही लग रहा है. ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ए शुड बी नेगेटिव और कुछ नहीं. चलो कोई इशू नहीं है ना. सो माइनस था इस साइड आ गया प्लस, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. बट थैंक यू सिमरन जी, आपने अच्छा ध्यान दिया कि मैंने माइनस को वहां पे प्लस लिख के आगे बढ़ गया था. थैंक यू थैंक यू. सो अब अगर मैं समेशन को इसके को भी दे रहा हूं तो समेशन ऑफ ए आई रनिंग फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाई n. ये स्टेप ठीक है. समेशन को स्प्लिट करना. यस और नो? इज इट ओके? मैंने क्या किया, ये जो सबमेशन है वो दोनों को स्प्लिट कर दिया. इधर भी दिया इधर भी दिया और उसके साथ साथ ये n है वो भी दोनों को दे दिया. नाउ दिस इज x बार इज इक्वल टू h. अब ये समेशन ऑफ ui अपॉन n की जगह पे मैं u बार लिख सकता हूं प्लस व्हाट विल बी दिस समेशन ऑफ a वेयर i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n. ये क्या होगा? आई वांट स्टूडेंट टू थिंक ऑन दिस. ये बहुत ही ऐसी चीज है जो बार बार आती है. Okay, according to Wikipedia, it is only A. What about others? And the mistake that Wiki is making, I used to make the same mistake. Oh yes, that is fine. Then it is fine. What I wanted summation. Summation मैं क्या करता था ना, पहले मैं सोचता था कि भाई A है ना तो सीधा A लिख देने का, summation I नहीं है तो क्या हुआ. बट एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो चीज है this thing can be written as A times summation of I running from 1 to n 1. यानी कि आप इस 1 को n टाइम्स ऐड करोगे. Hence the first numerator can be written as n times a and it is divided by n, so n cancel. ऐसा ठीक है? सबको समझा? This thing is same as n times a. Is it okay? And ultimately मुझे क्या मिला? मुझे मिला x bar is equal to h u bar plus e. ठीक है? So what we got? We got relation between x bar and u bar. So अगर आपका u bar इस रिलेशन से मिलता है देन आपका x bar और u bar के बीच में सेम रिलेशन होगा. ठीक है? So whatever the relation is between the elements, the same relation mean will also follow. है ना? My xi is same as hui plus a, then x bar is same as hu bar plus a. ठीक है? ये समझा कि नहीं सबको? n times a जो मैंने लिखा वो. Yes or no? Please confirm in the chat box.
ओके विकी को समझा. व्हाट अबाउट अदर? ओके सनिका इज आल्सो फाइन. हर किसी को समझा. ओके वेरी गुड. ओके सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि इफेक्ट ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. ठीक है आगे बढ़ेंगे. बाकी की दो प्रॉपर्टी तो मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ये इतना इंटरेस्टिंग है ना, पढ़ने पे ही इतना इंटरेस्ट आता है. व्हाट इज algebraic sum of deviation of a set of values taken from their mean is zero. यार क्या कह रहे हैं लोग, तो धीरे धीरे समझते हैं. सबसे पहले मैं सेट ऑफ वैल्यूज, सपोज मेरे सेट ऑफ वैल्यूज है x1 x2 डॉट 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 xn, और इनका जो एरिथमेटिक मीन है आई विल डिनोट इट बाय x बार. ठीक है अब धीरे धीरे पढ़ता हूं. अल्जीब्राइक सम यानी कि मैं समेशन ले रहा हूं. अल्जीब्राइक सम ऑफ डिविएशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज, डिविएशन यानी कि डिफरेंस ऑफ व्हाट, सेट ऑफ वैल्यूज टेकन फ्रॉम देयर मीन. यानी कि अगर मैंने सेट ऑफ वैल्यूज यानी कि xi का डिफरेंस लिया फ्रॉम देयर मीन, मीन इज नथिंग बट x बार, then this sum, this algebraic sum should be same as zero. ठीक है ये प्रॉपर्टी क्या है समझा, हम लोग इसको प्रूव करेंगे बट वो प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है वो समझा, उसका मतलब. यस वेरी गुड. अब इसको प्रूव करना बहुत इजी है. वी स्टार्ट विथ एलएचएस एंड आरएचएस मिल जाएगा. ठीक है ओके सिमरन जी. ओके सिमरन जी धीरे धीरे से वापस से पढ़ेंगे. सिमरन जी पहले तो ये समझ लेंगे कि ये देखो अल्जेब्राइक सम को रहने देते हैं. डिविएशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज टेकन फ्रॉम देयर मीन. डिविएशन अगर मैं आपको xi माइनस एक्स बार लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज अ डिविएशन फ्रॉम द मीन. यस और नो नेहा एंड सिमरन जी? यस है ना, डिविएशन यानी कि डिफरेंस. ठीक है तो यहां तक की चीजें समझ गई. डिविएशन फ्रॉम सेट ऑफ वैल्यूज टेकन फ्रॉम द मीन. फिर क्या आगे क्या लिखा था, आगे लिखा था अल्जीब्राइक सम. अल्जीब्राइक सम यानी कि ये जितने भी डिविएशन होंगे हर किसी के लिए उन सबको आप ऐड करते जाओ. तो मैं ऐड करते क्या इसलिए मैंने समेशन लिखा. सो अल्जीब्राइक सम यानी कि हर किसी को ऐसे डिविएशन को ऐड करता हूं और आंसर होना चाहिए जीरो. सो इट इज इक्वल टू जीरो. ठीक है नेहा जी इज इट फाइन नाउ? यस चलो एलएचएस से स्टार्ट करेंगे. माय एलएचएस इज सेम एज समेशन ऑफ एक्स आई, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n. मैंने क्या क्या ये जो समेशन था उसको स्प्लिट कर दिया. सो दिस थिंग summation of xi, can I write this in terms of x bar? What is the relation between x bar and summation of xi? This is same as summation of xi, I running from 1 to n divided by n. Therefore, my summation of xi, I running from 1 to n is same as x bar times n. So I use this relation over here. यानी कि ये हो जाएगा n times x bar. ये क्या हो जाएगा summation of x bar. What will be this? अभी अभी हम लोग ने जो सीखा ना कॉन्सेप्ट आगे वाला वही सिमिलर यूज करना है. What is summation of x bar जी? x bar is a constant, so it is n times x bar because x bar बाहर आ जाएगा, summation of 1, so it is nx bar. Hence nx bar minus nx bar is 0. ठीक है प्रॉपर्टी और उसका प्रूफ समझा सबको? यस ठीक है ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखेंगे समझेंगे. एमसीक्यूज के लिए भी उसको यूज कर सकते हो आप. ठीक है अब ये वाला ना मैं थोड़ा आपको टाइम देता हूं पढ़ने के लिए. जस्ट रीड दिस और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा बट उससे पहले पढ़ो एंड ट्राई टू गेट द मीनिंग ऑफ इट सिमिलर वे से. एक बार रीड करेंगे उसका मतलब ढूंढने की कोशिश करेंगे फिर उसका मतलब मैं कहूंगा पक्का. ओके सो रीड करेंगे द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज
अबाउट इट्स मीन इज मिनिमम। ठीक है, तो धीरे धीरे इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। सो आई हैव द डेटा x1 x2 डॉट 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 xn। इसका जो सपोज एरिथमेटिक मीन जो है उसको मैं वापस से x बार से डिनोट कर रहा हूं। सो द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम इट्स मीन, पहले उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन मतलब कि xi माइनस एक्स बार, है ना। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन उसका मतलब ये होगा, वो समझा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम इट्स मीन, उसका मतलब ये हो गया। उन्होंने क्या बोला, दिस इज ऑलवेज मिनिमम, यानी कि दिस थिंग इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन फ्रॉम एनी अदर वैल्यू फॉर एनी ए फ्रॉम सेट। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, मिनिमम ना, मिनिमम यानी कि इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, अगर आपने एक्स बार की जगह पे कोई और वैल्यू लिया स्टिल दैट वुड बी ऑलवेज लेस देन इट, उस सेट में होने की भी जरूरत नहीं है इस ए को, तो वो कंडीशन को भी हटा देता। ठीक है, अब क्वेश्चन जो दिया था वो समझा, उसको मैंने कैसे इंटरप्रेट किया इक्वेशन में, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज अबाउट इट्स मीन एज मिनिमम, यानी कि इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, अगर आपने एक्स बार की जगह पे कोई और वैल्यू लिया देन एक्स बार वाला जो वैल्यू ढूंढा होगा सम ऑफ स्क्वायर, इट विल बी ऑलवेज लेस देन इट। ठीक है, ये स्टेटमेंट का मैंने जो इक्वेशन बनाया, इनइक्वालिटी बनाया, वो समझ रहा है? यस, ओके, विकी इज फाइन, व्हाट अबाउट अदर? ओके, ठीक है, तो इसको प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ 4 लाइन में हो जाएगा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। सो हम लोग क्या करते हैं ना यार, यहां से कुछ स्टार्ट करते हैं। सपोज आई स्टार्ट विद दिस, आई स्टार्ट विद समेशन ऑफ xi माइनस a का स्क्वायर है मेरे पास, समेशन इज ऑलवेज फ्रॉम i रनिंग फ्रॉम 1 to n इन दिस केस। तो मैं क्या करता हूं, मुझे x बार लाना है ना कहीं से, तो मैं क्या करता हूं, इट इज i रनिंग फ्रॉम 1 to n xi, मुझे जो चाहिए माइनस एक्स बार ना, तो मैं एक्स बार माइनस करता हूं और फिर प्लस भी कर देता हूं बैलेंस करने के लिए। ठीक है, सो ऐसा करने के बाद मैं यूज कर लेता हूं एसोसिएटिविटी, तो ऐसा कर देता हूं। ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू रीच टिल दिस एलएचएस, एलएचएस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। सो इट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, सो दिस इज सेम एज summation of I running from 1 to n, a square is xi minus x bar का square plus summation of I running from 1 to n, b square लिख रहा हूं, so it is x bar minus a का square, a square plus b square plus 2 times ab, so it's 2 times summation of I running from 1 to n ab, यानी कि it is xi minus x bar and b is nothing but x bar minus a। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से लिखेंगे, हर कोई थोड़ा ध्यान ध्यान से मुझे बता देना कि क्या आएगा वैल्यू। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म एज इट इज समेशन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, इट इज xi, okay, I'll just arrange my pad, yes, so it is xi minus x bar का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, व्हाट इज द सेम एज, यहां पे i तो है ही नहीं, है ना, मतलब कि ये तो जो अंदर जो पार्ट है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है यानी कि बाहर आएगा तो वो 1 हो जाएगा, समेशन ऑफ 1 इज n, तो ये हो जाएगा n टाइम्स x बार माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां पे क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे, व्हाट शुड बी द सेम एज, ये जो लास्ट पार्ट है दैट शुड बी सेम एज व्हाट, थोड़ा सोच के बताओ। जीरो, क्यों जीरो होगा, बिकॉज देखो ये कांस्टेंट है तो मैं उसको बाहर लिख देता हूं, तो 2 बाहर ही था, एक्स बार माइनस ए, फिर समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। अभी हम लोग ने पढ़ा कि ये जो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिविएशन, सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम द मीन इज जीरो,
अभी अभी हमने पढ़ा कि ये तो 0 होता है, देयरफॉर ये पूरा जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। बचा क्या? बचा है कि समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस n टाइम्स एक्स बार माइनस a का होल स्क्वायर, है ना। सो व्हाट आई फाउंड, माय दिस थिंग, माय RHS इज सेम एज दिस। दैट मीन्स ये जो है it is greater than this by this much value, yes or no? My summation of xi minus a whole square is greater than this value by this. This is positive, right? n times x bar minus a का square जो है it would be positive, at least 0 से या फिर 0 को equal होगा because square है, so उसका आंसर minimum 0 तक जा सकता है, but it would be something positive. Hence what I observe, मेरा जो ये समेशन xi माइनस a का स्क्वायर है वो मेरे गिवन लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐड करने के बाद मिलता है। हेंस दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू, हाँ कि ना? बिकॉज आई डोंट हैव अ स्पेस ना, इसलिए मुझे थोड़ा वो लिखने में, अच्छा मैं ऊपर लिख सकता हूं, आई जस्ट राइट ऑन द टॉप व्हाट आई फाउंड अल्टीमेटली माय समेशन ऑफ xi माइनस a का स्क्वायर is same as summation of xi minus x bar का square plus n times x bar minus a square. Well, here what I observe, this thing is greater than equal to 0. Hence, I can easily conclude ये जो मेरा पार्ट है जिसको अभी मैं हाईलाइट करूंगा, कहां गया हाईलाइटर, ये रहा. So this thing is definitely greater than this, और वही मुझे प्रूव करना था. यस सर नो? जो प्रूफ रिक्वायर्ड था वो मिला कि नहीं मिला? यस, विकी इज फाइन. व्हाट अबाउट अदर? यस, ओके. बिकॉज जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड को कुछ ऐड करने के बाद मिल रहा है. हेंस राइट हैंड साइड मस्ट बी ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड. यहां पे इस चीज का ध्यान रखना है कि जो चीज ऐड करे ना वो पॉजिटिव नंबर है. मतलब कि इफ आई कैन कंक्लूड कि सपोज ये 10 है तो ये 2 है तो वो 12 हुआ, सो 12 इज ग्रेटर देन 10. इस तरीके से आप सोच सकते हो. ओके, तो 3 लोगों को लग रहा है, बाकी लोगों को क्या हुआ? सनिका जी, इज इट ओके? ओके, ये भी बहुत ही बढ़िया सा प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी क्या कहता है कि भाई सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज अबाउट इट्स मीन इज मिनिमम. ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा प्रॉपर्टी है. इसका प्रूफ एक बार लिखना है आपको, प्रैक्टिस करना थोड़ा, भले ही एमसीक्यू टेस्ट हो. ठीक है, ये तो बहुत इजी सा है. सपोज अगर मेरे पास 2 डेटा है और मैं उनको ऐड कर देता हूं दोनों डेटा को, देन उनके मीन जो है दैट विल सेटिस्फाई द सिमिलर प्रॉपर्टी. यानी कि x बार जो है, इफ इट इज समेशन ऑफ xi अपॉन n and my y bar is nothing but summation of y by upon n, then my z bar is same as x bar plus y bar, where your zi is obtained by xi plus yi. बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसको मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा डिटेल में, आप इजीली इसको प्रूव कर सकते हो. where your zi is same as xi minus yi. ठीक है, सो अगर एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो उनका मीन जो है वो भी एडिट करने पे आपको फाइनल मीन मिल सकता है. सिमिलरली एज फॉर सब्ट्रैक्शन, बट अच्छा सा प्रॉपर्टी है इसलिए आई थॉट टू शेयर. प्रूफ उसका आप कर सकते हो बहुत इजीली. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और करेंगे भी इसको प्रूव. ठीक है, एक बार रीड करेंगे. इफ x1 bar and x2 bar are mean of two sets of values containing n1 and n2 observations respectively, then the mean of the combined data is given by this formula. फॉर्मूला क्या है? तो अगर आप कंबाइन कर रहे हो, यानी कि टोटल अब आपके पास कितने ऑब्जर्वेशन है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज n1 प्लस n2, जिससे आपने डिवाइड किया, एंड सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन कंबाइंड इज गिवन बाय दिस ना. तो ये फॉर्मूला को यूज करके आप मीन ऑफ कंबाइंड डेटा ढूंढ सकते हो. फॉर एन एग्जांपल, सपोज माय x bar
x1 bar is mean of x1 x2 dot 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 xn1. My x2 bar is mean of y1 y2 dot 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 yn1. अगर मेरे पास अब डेटा ये है दोनों को मिला के, यहां पे n2 आएगा, सॉरी, अगर मेरे पास ये डेटा है, अगर मुझे उसका मीन निकालना है, देन मीन मतलब कि क्या होता था ना, मेनी टाइम आई हैव सीन स्टूडेंट दो वैल्यू देते हैं, मीन दिया मीन वन मीन टू, अगर उनका भी उन्होंने मीन फाइंड आउट करने बोला ना तो वो ऐसा कर देता है. दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज, दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज. इस चीज का ध्यान रखेंगे हर कोई. अगर आपके पास दो मीन दिया है सो उसके अंदर कितने ऑब्जर्वेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है ना. सो अब मेरे पास नया जो सेट है वो अब उसके अंदर कितने ऑब्जर्वेशन है, उसके अंदर n1 प्लस n2 ऑब्जर्वेशन है. So my ultimate mean having total of n1 plus n2 observation, इसलिए मैंने ये किया. यहां पे मुझे सम करना होगा xi का और yi का. But this summation of xi is same as n1 x1 bar and summation of yi is same as n2 x2 bar. Yes or no? ये summation of xi को मैं ये लिख सकता हूं ना? Yes. बाकी लोगों को समझा क्या समेशन ऑफ xi की जगह पे ये क्यों लिखा गया? बिकॉज x1 बार इज सेम एज दैट समेशन डिवाइड बाय n1, सिमिलरली दिस एंड डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, है ना. बहुत ही सिंपल सी चीज है ये. फॉर्मूला का प्रूफ करने तो नहीं जाएंगे बट उसके ऊपर एक एग्जांपल करना मुझे ऐसा लगता है कि भाई करना ही चाहिए. ठीक है, सो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं. ओके, सो लेट मी जस्ट गिव एन एग्जांपल. मैं आई थिंक उसको टाइप करना रहेगा, कोई बात नहीं, मैं इसको रब कर देता हूं. इसकी एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. फॉर्मूला इज टू सिंपल टू अंडरस्टैंड. फिर भी अगर आपको कहीं लग रहा है मैं फास्ट जा रहा हूं तो मुझे बताओ, बिकॉज क्या होगा ना, तीन स्टूडेंट ने अगर हाँ बोला ना तो यूजुअली आई प्रोसीड, बट इट माइट बी पॉसिबल कि आपको ना समझा हो, तो यू कैन फ्रीली राइट एन इन द चेक बॉक्स. उसका मतलब आई विल अंडरस्टैंड, आई नीड टू स्टॉप. ठीक है, तो सपोज क्वेश्चन ये है कि मीन ऑफ मीन वेट, चलो मीन वेट ऑफ 100 बॉयज, मैं आपकी वो रेफरेंस बुक से ही मैं ले रहा हूं एग्जांपल. बॉयज इज 55 kg एंड ऑफ 50 गर्ल्स इज 45 kg. व्हाट इज मीन ऑफ कंबाइंड स्टूडेंट? सभी स्टूडेंट को मिला के उनका मीन क्या होगा? सो कंबाइंड मीन इज x बार is given by क्या है n1, so it is 100 times mean of them is nothing but 55 plus n2 is 50, उनका मीन है 45 and divided by n1 plus n2. ठीक है, so this is same as what, चलो कैलकुलेटर से वैल्यू बता दो. It is 51.66. Is it okay? सबको समझा मैंने फॉर्मूला किस तरीके से यूज किया? लेकिन the value is correct 51.66, but student should understand how I use the formula, है ना. तो इसके ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू के अंदर, है ना, बिकॉज 2 मिनट भी नहीं लगता है इसको सॉल्व करने के लिए. इवन 1 मिनट इज नॉट रिक्वायर्ड. कैलकुलेटर हाथ में है तो विद इन 10 सेकेंड आपको आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन को देखना है तुरंत से, फॉर्मूला को यूज करना है किस तरीके से. फर्स्ट के अंदर कितना ऑब्जर्वेशन है वो इनटू उसका मीन, प्लस सेकंड के अंदर कितना ऑब्जर्वेशन है इनटू उसका मीन, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अगर जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने को भी आ सकता है, कुछ पूरा का पूरा डायरेक्ट आंसर नहीं होगा. यू हैव टू बी रेडी फॉर द कैलकुलेशन एज वेल. ओके, सो अब तो थियरी है. चलो, merits of mean. What are the positive points of mean? Let us just note it once. The first is it is rigidly defined. मतलब कि अगर मैं कैलकुलेट करूं, आप कैलकुलेट करूं, कितनी भी बार कैलकुलेट करूं, आज करूं कल करूं, वैल्यू सेम ही आता है. उसका डेफिनेशन परफेक्ट है ना. इट इज नॉट चेंजिंग, कंडीशनल चीजें नहीं है वहां पर. इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट. इट इज बेस्ड अपॉन ऑल वैल्यूज ऑफ द गिवन डेटा. इट इज केपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट. यानी कि अगर आप एवरेज निकालते हो किसी भी डेटा का तो उस एवरेज के ऊपर भी आप और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो जो उस डेटा के ऊपर इफेक्ट करेगी.
ठीक है, तो एवरेज जो है उसके ऊपर हम लोग मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं. दिस आर नथिंग बट 4 मेरिट्स ऑफ मीन एंड इट इज नॉट मेजरली इफेक्टेड बाई सैंपलिंग फ्लक्चुएशन. है ना, उसके अंदर सैंपलिंग फ्लक्चुएशन हर किसी के अंदर होता है, बट इट इज नॉट मच इफेक्टेड बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशन. है ना, आप अगर सैंपल चेंज करते जाओगे देन उसका मीन है उसमें माइनर से चेंजेस दिखेंगे बट नॉट मेजर चेंजेस. ठीक है, दिस आर नथिंग बट मेरिट्स ऑफ मीन. सिमिलरली हम लोग डीमेरिट्स पढ़ेंगे. अगर उसके अंदर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी हम लोग कहीं से ढूंढ के लाएंगे, बिकॉज अगर नेगेटिविटी नहीं होगी तो हम लोग बाकी सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, एवरीथिंग हैज समथिंग पॉजिटिव एज वेल एज समथिंग नेगेटिव. तो उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी थी तो उसके अंदर नेगेटिविटी है. इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग. अगर आपके पास एक भी वैल्यू मिसिंग है तो भाई आप एरिथमेटिक मीन को नहीं निकाल सकते. इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर द डेटा विद एन ओपन एंड क्लासेस. इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास ग्रुप डेटा है तो ग्रुप डेटा में हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग लिखते थे एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई. है ना, हम लोग ये लिखते थे. यहां पे एक्स आई होता है क्लास मार्क. अगर आपके पास ओपन एंडेड है उसका मतलब आप वहां पे क्लास मार्क नहीं ढूंढ पाओगे. अगर क्लास मार्क नहीं ढूंढ पाओगे तो फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे. है ना, तो अगर ओपन एंडेड है तो अब आप मीन नहीं ढूंढ सकते हो. इट इज इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. है ना, जैसे कि हम लोग ने एग्जांपल भी वही लिया था. अगर सडनली मैंने सपोज 5 पीछे वाले स्टूडेंट को ले लिया और सडनली एक 50 वाले को ले लिया तो मीन के वैल्यू में चेंजेस आपको दिखेंगे. इट कैन नॉट बी लोकेटेड ग्राफिकली. मीन इज द थिंग जो आप ग्राफिकली नहीं लोकेट कर पाओगे. अगर आपके पास मीडियन है या फिर आपके पास मोड है, ये दोनों को आप अगर एग्जिस्ट करेंगे तो आप उसको ग्राफिकली लोकेट कर सकते हो, बट मीन को आप नहीं कर सकते. ठीक है, इट मे बी द नंबर विच इज नॉट प्रेजेंट इन द डेटा. जैसे कि आगे वाले सिचुएशन में भी वही हो रहा था ना, मैंने आपको 5 नंबर दिया था, उसका मैंने आपको मीन निकालने बोला, तो जो नंबर आया मीन वो डेटा में प्रेजेंट ही नहीं था. सो दैट इज ऑल्सो डीमेरिट ऑफ अ मीन. अच्छा सॉरी, यू कैन रीड द पॉइंट्स. अगर कोई पॉइंट नहीं समझ रहा है तो यू कैन आस्क मी. अगर समझ रहा है तो वाई लिखो इन चैट बॉक्स में, तो मुझे समझेगा कि मुझे आगे बढ़ना है. ओके, सो आगे बढ़ सकते हैं. यस, ओके. वेटेड मीन. देयर आर सम सिचुएशंस इन विच हमें किसी चीज का एवरेज निकालना है, बट वहां पे जो वैल्यूज है देयर इंपॉर्टेंस इज डिफरेंट, यानी कि उनकी जो वेटेज है वो अलग अलग है. इन दैट सिचुएशन हम लोग वेटेड मीन निकालते हैं. ठीक है, ओके जी, चलते हैं आगे. So suppose if x1, x2, xn are the given data and the corresponding weights are w1, w2, wn. Then the weighted mean, the weighted arithmetic mean is given by summation of xi wi divided by summation of wi. यहां पे आप ऑब्जर्व करोगे इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अवर सेकेंड फॉर्मूला. वहां पे फ्रीक्वेंसी था, यहां पे हम लोग ने उसकी जगह पे वेट लिखा. ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो था उसकी जगह पे वेट आ जाएगा. सो व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन ऑफ देम, बट नाउ हर किसी का वेटेज अलग अलग है, इसीलिए उनका जो वेटेज होगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई करके समेशन लेंगे डिवाइडेड बाय द टोटल वेटेज. बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हमें यहां पे एवरेज ऑफ यील्ड निकालना है. सपोज मेरे पास 4 कंपनियां हैं, 4 कंपनियों में मैंने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है एट दिस रेट. नाउ द क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट व्हाट इज माय एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट. मुझे कौन से रेट से अब मिलेगा इंटरेस्ट. है ना, अगर हर किसी में मैं इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करता तो नॉर्मल वाला अरिथमेटिक मीन काम चल जाता, बट यहां पर हर एक जगह पे मैंने अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट किया है, इसीलिए हर एक जो रेट है उसका वेटेज अलग अलग हो जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट माय w एंड दिस इज नथिंग बट माय x. सो अरिथमेटिक मीन ढूंढने के लिए मुझे यहां पे चाहिए x इंटू w. सो आप x इंटू w निकालोगे यहां पर,
उसका समेशन चाहिए, फिर आपको समेशन ऑफ डब्ल्यूज भी चाहिए. Let's just find out that values. 8, this is 32, 0 0 0 0, ये 36, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 7 8 56, 1 2 3. ऐड करो यार, मुझे बता दो व्हाट इज दिस समेशन ऑफ एक्स आई डब्ल्यू आई. एक्स आई डब्ल्यू आई का समेशन क्या आ रहा है, एंड व्हाट इज समेशन ऑफ दिस डब्ल्यू आई ऑल्सो. चलो कैलकुलेटर रेडी रखेंगे. Summation of xi wi. Okay, so I think it is, this is given as 836,000. What is the summation of weightage, यानी कि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है वो तो सिंपली दिख रहा है यार. इट इज 2 2 2, कितने जीरो हो गए, ये 1 2 3 4 5 ना, तो 1 2 3 4 हो गए 5. ठीक है सर, इट्स 30,000 द थर्ड. ओके ओके ओके, इन द थर्ड वन सर इट्स, हाँ यस 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 आई फाउंड. हाँ बरोबर बरोबर, मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे 3 आएगा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दिस इज 3. थैंक यू सनिका जी. यस 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 करेक्ट. सो नाउ व्हाट इज माय अरिथमेटिक मीन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. व्हाट इज माय अरिथमेटिक मीन is same as summation, that is 836,000 divided by 200,000, that is given as what. क्या होगा भाई, नंबर क्या है, what is it number. फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, 836,000 राइट है क्या, फिर ये 836,000 चेंज हो जाएगा ना अगर वहां पे 3 किया तो. यस इट शुड बी 10 ना, वही मैं सोच रहा था कि अगर पहले उन्होंने सेम नंबर नहीं ले लिया ना, सो इट शुड बी 10. सो आफ्टर डिवाइडिंग द आंसर इज 0 0 0 0 0 0, कट हो गया. 2 से डिवाइड कर दूंगा तो इट इज नथिंग बट 5.18. इज इट ट्रू. अरे बाप रे, ये तो उसने और भी ज्यादा दे दिया मुझे. सर एक्स आई डब्ल्यू आई विल बी 1230. अरे यार, दो का ही डिफरेंस आएगा ना. इसको ऐड करो हर कोई, एक्स आई डब्ल्यू आई को ऐड करके देख लो यार एक बार. एक्स आई डब्ल्यू आई को ऐड करेंगे यार, एक बार वेरीफाई कीजिए क्या है भाई. एक्स आई डब्ल्यू आई को ऐड करके देख लो. इट इज 154. हाँ इट इज, दिस इज करेक्ट यार. हर कोई अलग अलग वैल्यू कहाँ से दे रहा है मुझे. अच्छा देखिए, दिस आर द वैल्यूज. आई थिंक कोई वन भी इसको कंसिडर करने लग रहा है. कुछ तो गड़बड़ हो कर रहे हो. मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, पता नहीं कर रहे हैं. इट इज 858. दिस इज नथिंग बट 30,000 10 टाइम्स, इट इज 3 लाख. दिस इज 33 36. ठीक है, ये 1 नहीं है, सो इट इज 30. इस तरीके से. हाँ यार, नहीं होगा यार. नेहा जी एक बार ऐड करो ना सबको, ये देखो. पता नहीं, आई थिंक आपने कहीं तो 1 लिखा है. 5.18. यस सनिका जी, आई थिंक दैट इज राइट. बट सिमरन और नेहा दोनों को 154,000 आ रहा है. एक बार चेक कीजिए यार. वो 56. एवरीथिंग इज राइट. अच्छा ये वही वही वही, यहाँ पे एक जीरो कम है. नाउ इट इज फाइन. एवरीवन जस्ट टुक द नंबर्स दैट आई टुक, है ना. मेरा एक जीरो कम था और हर किसी को फिर कुछ और ही आंसर आने लगा. यस नाउ इट इज फाइन. अब वैल्यू सही है. अरे रे, मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक कर दिया एक जीरो का. ठीक है, बट अब हर कोई निकालेगा, हर किसी को आंसर 5.18 आ रहा है क्या, चेक करेंगे. चलो चलो चलो, नंबर्स के साथ खेलना है. और
Add the numbers. 5 lakhs 36, it is 9. Verify करो यार, everyone should verify. कौन सा आंसर राइट है यार? Add the numbers, कैलकुलेटर से. Is it 1036 या फिर कुछ और आ रहा है? हाँ यस, आई थिंक अभी मुझे लगा, बिकॉज वो एक्स्ट्रा जीरो ऐड करने के बाद आई फेल्ट कि अब तो ये होना चाहिए 154. अच्छा हुआ हम लोग ने सबको देखा, अदरवाइज गलत आंसर करके आगे बढ़ जाते थे. सो इट इज 1540000. 1 2 3 4 4 निकाल दूँ, फिर ये टूजा करेंगे तो इट इज 7 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है. यस 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 यस. अब इसको 2 से करेंगे तो इट इज 7 जा 7.7. यस ओके. तो हमारा फॉर्मूला सही था, बट कैलकुलेशन में छोटा सा मिस्टेक मेरी ओर से हुआ, जिसकी वजह से हर कोई फिर अलग अलग करने लगा. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे थोड़ा कैलकुलेशन के अंदर. 1-0 हमें बहुत परेशान करा, कोई नहीं. वेटेड एवरेज, लेकिन वेटेड मीन के अंदर क्या होता है कि सेम एवरेज ही निकाल रहे हैं हम लोग, लेकिन हर एक वैल्यू को वेटेज अलग अलग होता है, तो हम लोग वैल्यू को उसके वेटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल वेटेज. ठीक है, 7.7 इज द करेक्ट आंसर. ये हम लोग अज्यूम करके आगे बढ़ेंगे. यस विकी, इज इट करेक्ट नाउ? यस ओके. सो नाउ व्हाट आई ऑब्जर्व इज अरिथमेटिक मीन जो है वो हम लोग नॉर्मली अगर डेटा दिया है और मीन निकालना है तो हम लोग अरिथमेटिक मीन यूजुअली निकाल देते हैं. बट देयर आर सम सिचुएशन, फॉर एन एग्जांपल इफ यू हैव ग्रोथ रेट and I have different growth rate and I want to find out mean of it, then we use the concept of geometric mean. Sometimes there is a need to calculate relative change or growth rates. Arithmetic mean cannot be used in such cases, hence we consider the geometrical mean. तो फॉर्मूला इज रियली सिंपल. इससे पहले आपको फॉर्मूला क्या पता था कि ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ए एंड बी इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ ए बी. अगर आपके पास दो से ज्यादा नंबर है, यानी कि x1 x2 x3 डॉट 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 xn, देन द ज्योमेट्रिकल मीन इज ऑब्टेन बाय प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो सबको और उसका nth रूट निकालो. ठीक है, nth रूट निकालो, यानी कि आपको यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी और पड़ेगी. ठीक है, तो एग्जाम के टाइम पे साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके ही बैठना है ना, नॉर्मल कैलकुलेटर से काम नहीं चलेगा वहां पर. सो क्या करना है, मल्टीप्लाई करो और उसका nth रूट ले लो. फॉर एन एग्जांपल, सपोज इफ यू हैव दिस 5 values and you want to find out the geometrical mean, then it is same as fifth root of 4 times 6 times 8 times 12 times 16. ठीक है, तो हर किसी को मल्टीप्लाई करो, वो जो आंसर आता है उसका फिफ्थ रूट ले लो और उसका वैल्यू मुझे बताओ. यस, मल्टीप्लाई करेंगे और उसका फिफ्थ रूट निकालेंगे. कैलकुलेटर यूज करने सीखना है और उससे पहले कैलकुलेटर लेना है. ठीक है, वी हैड अ प्लान विद द टीचर्स कि हम लोग स्टूडेंट्स को एक सेशन लेंगे जिसके अंदर कैलकुलेटर का यूज बताएंगे, बट स्टूडेंट इतने स्मार्ट है ना, किसी को लेना ही नहीं था. तो हमने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट ये वैल्यू राइट है कि नहीं अदर वेरीफाई करेंगे जिनके पास भी कैलकुलेटर होगा वो. यस, 8.19069, इज इट राइट? चलो जी, कोई और एक तो होना चाहिए, कोई तो 2 जन के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए क्लास में. ठीक है, चलिए निकालेंगे. मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर रूट, नहीं फिफ्थ रूट, स्क्वायर रूट क्यों, फिफ्थ रूट तो द पावर 1/5 करो तो भी आएगा, लेकिन रूट का भी ऑप्शन होता है कैलकुलेटर में. हाँ जी, एनीवन बोलो. अकेले है और कोई नहीं है कि नहीं पता कैसे कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर में? ओके, फिर तो इशू होगा भैया. ऐसा रहेगा तो एक क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू, फाइंड आउट ज्योमेट्रिकल मीन, क्या करोगे?
व्हाट्सएप से आंसर ढूंढोगे भाई, बता दो। ठीक है, कैलकुलेटर यूज करना सीखो। अगर फिर भी इशू होता है ना तो मुझे मैसेज करो पर्सनली व्हाट्सएप पे, आई जस्ट हेल्प यू आउट कि किस तरीके से फिफ्थ रूट निकाला जाता है। इफ यू हैव कैलकुलेटर या फिर फोन से सीखना है तो भी मुझे बता देना। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकालता है। तो प्रोडक्ट करो और अगर n वैल्यूज है तो nth रूट निकालो। nth रूट यानी कि पावर 1/n। सपोज अगर आपके पास ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप डेटा है तो आप क्लास मार्क ढूंढोगे और क्लास मार्क होगा और आपके पास होगी फ्रीक्वेंसीज। So let x1, x2, dot 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 xn are our class marks, and the corresponding frequencies are f1, f2, dot 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 fn. In that case, the geometrical mean would be given by nth root, capital N. This capital N is nothing but sum of the frequencies. और यहां पर ये जो क्या करोगे, जो क्लास मार्क है उसको वो पावर लेने का, xi to the power fi, x2 to the power x2, dot 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 xn to the power fn। और इन सब fi को ऐड करके आपको कैपिटल एन मिलेगा। टोटल फ्रीक्वेंसी उतना आपको रूट लेना पड़ेगा। दिस इज फॉर ग्रुप डेटा। ठीक है, नॉर्मली हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं करते ज्योमेट्रिकल मीन फॉर ग्रुप डेटा, बिकॉज नंबर्स बहुत बड़े हो जाएंगे, फिर उतना बड़ा आपको रूट भी लेना पड़ेगा। सो बट फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला स्टूडेंट शुड रिमेंबर, एमसीक्यू में आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिकल मीन, है ना। फॉर्मूला ठीक है, किस तरीके से आया, क्या है फॉर्मूला, शुड अंडरस्टैंड कि अगर आया तो किस तरीके से सॉल्व करोगे, है ना। अगर क्लास इंटरवल दिया है तो क्लास मार्क ढूंढना है, वापस से वही, इट इज क्लास मार्क्स, XIR क्लास मार्क, उसकी करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको आपको पावर लेना है, मल्टीप्लाई करो वैसे सारों को और nth रूट ले लो, वेर n इज नथिंग बट सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्या है फॉर्मूला, ब्रेक चाहिए क्या, यू कैन इवन टेल मी। ओके, ब्रेक नहीं चाहिए तो ठीक है, अगर ब्रेक चाहिए रहेगा तो मुझे बता देना। ओके, वी कैन कंटिन्यू, बिकॉज आज है ना बहुत लाइट कॉन्सेप्ट है ये, मतलब ज्यादा आपको वो नहीं जरूरत पड़ेगी, है ना, हैवी डाइजेशन नहीं है, बहुत इजी चीज है, तो इजीली हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा खासा चीजें कवर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये आगे बढ़े, ये स्लाइड ठीक है। इसके ऊपर अगर आपको सॉल्व करना है, कोई एग्जाम्पल चाहिए, कोई भी बुक उठाओ, मिल जाएगा, बट करना कुछ नहीं है आपको। जो भी क्लास इंटरवल है उसका क्लास मार्क ढूंढो, फ्रीक्वेंसी को पावर में लेके जाओ, मल्टीप्लाई करो और उसका nth रूट निकालो। तो वैल्यूज जो है वो टाइम लेता है ढूंढने को, कैलकुलेटर भी समटाइम, बिकॉज वैल्यूज बहुत ज्यादा हो गई तो। ठीक है, अदरवाइज दिस इज द फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिकल मीन फॉर ग्रुप डेटा। यहाँ पे एक बढ़िया सा एक प्रॉपर्टी है ज्योमेट्रिकल मीन का, जो सिर्फ ज्योमेट्रिकल मीन ही सेटिस्फाई करता है और कोई नहीं करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज इफ आई हैव n डेटास x1, x2, xn, और दूसरा मेरे पास डेटा है y1, y2, yn। ये मेरा है डेटा x, ये है मेरा डेटा y। मेरा डेटा x बाई कैपिटल Y इज नथिंग बट x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2, डॉट 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 xn अपॉन yn। ये मेरा है तीसरा डेटा जिसको मैंने नाम दिया x बाई y, विच इज ऑब्टेन बाई xi डिवाइड बाई yi करके। अगर मैं ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ दिस डेटा निकालू, यानी कि कैपिटल x बाई y, ये जो डेटा है इसका ज्योमेट्रिकल मीन निकालूंगा, सो इट इज नथिंग बट nth रूट। nth रूट क्यों, बिकॉज n वैल्यूज है ऑफ x1, y1, x2, y2, डॉट 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 xn, yn। व्हाट आई कैन डू, ये जो nth रूट है वो दोनों को स्प्लिट कर दूंगा, सो इट इज nth रूट ऑफ x1, x2, xn divided by nth root of y1, y2, yn। You can easily observe the numerator is nothing but geometrical mean of x and the denominator is nothing but geometrical mean of y. So this is nothing but a property of a geometrical mean which is only satisfied by it. यानी कि अगर आपके पास arithmetic mean अगर आप x by y का ढूंढने जाओगे, so it is not same as the arithmetic mean of x divided by arithmetic mean of y. That is not true, but it is true for geometrical mean only. ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने किस तरीके से प्रूव किया, यस और नो, ओके ओके।
बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है, एमसीक्यू में हो सकता है आपके लिए। ओके, सो जैसे कि हम लोग ने एरिथमेटिक मीन के मेरिट्स देखे थे, अब ज्योमेट्रिकल मीन के भी मेरिट्स देखे। इट इज वेल डिफाइंड, इट इज बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज ऑफ द गिवन डेटा, इट इज केपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, इट इज नॉट मच इफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। जो वहां पे था वही सारी चीजें यहाँ पर है, बट इसकी कुछ डी मेरिट्स है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए, है ना। सो द फर्स्ट इज इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि अगर आपके पास ग्रुप डेटा है और डेटा थोड़ा ज्यादा बड़ा है, देन वो nth रूट अगर कैलकुलेटर में भी निकालना है तो कैलकुलेटर ऑल्सो टेक टाइम सम टाइम, है ना। बहुत बार ऐसा था ना, कैलकुलेटर ऐसे डेटा डालने के बाद थोड़ा टाइम वेट करना पड़ता था कि हाँ भाई वो nth रूट निकाल के देगा। सो इट टेक सम टाइम टू कैलकुलेट। अगर सपोज आपके पास डेटा है जिसके अंदर कोई एक वैल्यू जीरो है, तो फिर ज्योमेट्रिकल मीन जीरो ही होगा, है ना। सो जब कभी भी कोई एक डेटा का वैल्यू जीरो हो जाता है ना, तो ज्योमेट्रिकल मीन निकालना ही नहीं पड़ता, या फिर मैं कहूँ वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है डेटा का, बिकॉज इट इज ऑलवेज जीरो। भले ही बाकी वैल्यू कुछ भी हो, बट अगर एक जीरो आ गया तो पूरा का पूरा ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ एंटायर डेटा जीरो हो जाता है। सो इट इज नॉट गुड रिप्रेजेंटेटिव व्हेन एनी वन ऑफ द डेटा इज जीरो। इट कैनॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी ऑब्जर्वेशन मिसिंग। यस, अगर कोई भी एक चीज मिस हो रही है x1 से लेके xn के बीच में, तो आप ज्योमेट्रिकल मीन नहीं निकाल पाओगे। इट कैनॉट बी कैलकुलेटेड फॉर द डेटा विद एन ओपन एंडेड क्लासेस। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला माई ज्योमेट्रिकल मीन इज सेम एज समेशन सॉरी प्रोडक्ट ऑफ xi fi। मैं इसको इस तरीके से नहीं लिखता हूँ बिकॉज शायद से ना समझे। f1 x1 डॉट 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 xn fn एंड n वी हियर। यहाँ पे अगर कोई भी एक क्लास इंटरवल ओपन एंडेड होगा, स्टार्ट वाला या फिर एंड वाला, तो मैं क्लास मार्क नहीं ढूंढ पाऊंगा, ये या फिर ये। अगर क्लास मार्क नहीं है तो ज्योमेट्रिकल मीन भी नहीं निकलेगा। इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। कोई भी एक वैल्यू अगर सडनली बहुत ज्यादा बड़ा होगा, इट विल गेट अफेक्टेड। इट कैन नॉट बी लोकेटेड ग्राफिकली। अगेन एरिथमेटिक मीन की जैसा ज्योमेट्रिकल मीन भी ग्राफ से आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे कभी भी। इट मे बी नंबर विच इज नॉट प्रेजेंट इन द डेटा। जैसे कि अभी छोटा सा एक एग्जांपल लिया था ना 5 नंबर का, उसमें कुछ 8 पॉइंट समथिंग समथिंग आया था। दैट वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द डेटा, बट स्टिल इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर द डेटा रिप्रेजेंटिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, है ना। अगर आपके पास नंबर्स है तब आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई क्वालिटी है तो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग उसके ऊपर ज्योमेट्रिकल मीन या फिर मैं कहूं कोई भी टाइप का मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक पे काम नहीं करता, है ना। वो सारी क्वांटिटी अगर नंबर्स हो गए तभी आप काम कर सकते हैं। किसी भी चीज की क्वालिटी को आप उसके ऊपर एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन या फिर हार्मोनिक मीन नहीं लगा सकते। ठीक है, 8 पॉइंट को एक बार रीड करेंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ रही हो तो प्लीज चेक बॉक्स में उस पॉइंट का नंबर लिख दो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। अगर समझता है तो वाई लिखेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, सिमरन इज फाइन। ओके, eighth one. Okay, so eighth one is it cannot be calculated for the data representative qualitative characteristic. Okay, suppose a qualitative characteristic I am considering it to be, suppose I go inside a class, I started thinking how many students in this class are good looking. Okay, so this is nothing but some kind of a quality I am thinking for. Now if I just think, मैं उनको 5 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, गुड, वेरी गुड, बैड, बहुत ही बुरे, या फिर एवरेज, ऐसा कुछ तो मैं 5 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। नाउ इट ऑन मी हाउ आई सी द स्टूडेंट्स। एक्चुअली मैं कभी देखता ही नहीं हूँ, बट स्टिल सपोज मैंने एक क्वालिटी देखा, लुक ऑफ अ स्टूडेंट, मैंने उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया। नाउ आई हैव दिस माय डेटा, कैन आई अप्लाई मीन ऑन इट, ज्योमेट्रिकल मीन, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, और मोर प्रिसाइजली कैन आई अप्लाई एनी काइंड ऑफ मैथमेटिकल एवरेज ऑन इट। मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसी कभी भी आप क्वालिटी जिसमें आप बात होती है ना उसमें आप नहीं दे सकते। व्हेनेवर इट इज टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, जहां पे नंबर्स नहीं होते हैं, है ना, व्हेन देयर इज नो नंबर,
you cannot apply mathematical measure of central tendency. There should be some kind of a number given to it, then only you can work on it. समझ रहे हैं नर्मदा जी? Quality is something which is not represented in number format, है ना? So in that situation आप कोई भी mathematical measure of central tendency नहीं लगा सकते. Not only this, arithmetic mean में भी same demerit है. वहां पर भी आप क्वालिटी की बात होगी तो नहीं लगा सकते. हार्मोनिक मीन में भी सेम है. अगर क्वालिटी की बात है तो ये नहीं चलता है, बिकॉज ये कब चलता है? अगर आपके पास नंबर रिप्रेजेंटेटिव है तो. ओके, हार्मोनिक मीन, जैसे कि हमने कहा कि एरिथमेटिक मीन हम लोग नॉर्मली फाइंड आउट कर लेते हैं, बट अगर आपके पास ग्रोथ रेट है तो आप ज्योमेट्रिकल मीन के पास जाते हो. लेकिन अगर आपके पास स्पीड के रिलेटेड डेटा है, यानी कि डिस्टेंस एंड टाइम, देन वी गो फॉर हार्मोनिक मीन. समटाइम्स द डेटा इज रिलेटेड विद डिस्टेंस एंड टाइम, दैट इज नथिंग बट स्पीड, वी गो फॉर हार्मोनिक मीन. ठीक है, हार्मोनिक मीन कब यूज करना है? अगर आपको सपोज स्पीड दिया है, सपोज मैं आपको बोलता हूं आई ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद सम पर्टिकुलर स्पीड एंड आई ट्रैवल बैक टू पॉइंट ए विद सम पर्टिकुलर स्पीड, व्हाट इज माय एवरेज स्पीड? है ना, ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाता है. सपोज अगर मैं आपको कहता हूं कि फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाते वक्त मैं लेट हो गया था तो मैं 80 की स्पीड से जा रहा हूं, बट आते वक्त ट्रैफिक था तो मैं 40 की स्पीड से आया. व्हाट इज माय एवरेज स्पीड इन दिस केस? Yes, what is my average speed in this case? Well, here student should observe my distance travel in both the cases is same. यहाँ पे जितना distance है उतना ही distance यहाँ पर है. अगर distance same होगा then the average speed is obtained by harmonic mean of this two number, है ना? Normally अगर आप arithmetic mean निकालोगे तो वो तो 60 आएगा, but this 60 is not the रियल एवरेज ऑफ योर ट्रैवलिंग ना. आपका जो ट्रैवलिंग एवरेज स्पीड होगा दैट इज द थिंग बट हार्मोनिक मीन ऑफ 80 एंड 40. यहां पे हार्मोनिक मीन कैसे निकाल दो? तो हार्मोनिक मीन कितने नंबर है? 2 नंबर है, तो ऊपर लिखोगे 2 डिवाइडेड बाई रेसिप्रोकल ऑफ दिस टू नंबर का एडिशन, सो इट इज 1/80 प्लस 1/40. व्हाट इज दिस सेम एज? दिस इज सेम एज 2. This is same as 3/80, I think. So this is same as 160/3, right? And 160/3 it is nothing but some 5 is 15, 10 बचा तो 53.33 किलोमीटर पर आवर is nothing but my average speed. Okay, this is nothing but my average speed. I obtain it by using harmonic mean. ठीक है, ऐसा क्यों करना पड़ा? ये फॉर्मूला क्यों यूज करना पड़ा? बिकॉज एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. एंड अगर आप टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम करोगे, इन दिस केस वेर द डिस्टेंस ट्रैवल इन बोथ द केसेस इज सेम, then it is same as harmonic mean only. For an example, suppose the distance is x. अगर suppose a से b का distance x है, then I know from going from A to B, my distance is x, speed is 80. Time कितना लगेगा मुझे? In terms of 80 and x, what is time taken from traveling from A to B? मेरा speed 80 का है और total distance x है from A to B. So time is nothing but distance upon speed. Yes or no? फिजिक्स स्टूडेंट है कि नहीं? यू टर्न लेने बोल रहे हैं सिमरन जी हमें, ठीक है. यस, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट माय डिस्टेंस. ये है मेरा स्पीड, तो मेरा टाइम कितना होगा? टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अगर मैं बी से ए जा रहा हूं, सेम डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया विद स्पीड ऑफ 40, माय टाइम टेकन इज नथिंग बट x/40. सो माय average speed is actually nothing but total distance travel divided by total time. Total distance is x plus x, so it is 2x divided by total time. Total time is nothing but sum of these two, so it is nothing but x divided by 80 plus x divided by 40. This is nothing but x divided by 80 and x divided by 40.
सो दैट इज सेम एज, अगर मैंने डिनोमिनेटर में से x को कॉमन लिया तो इट इज 2x अपॉन x 1/80 प्लस 1/40 and x cancel. If you observe, this is nothing but the harmonic mean. ठीक है, इसीलिए जब कभी भी आपको एवरेज ढूंढना है स्पीड का, where the distance cover in the situation is same every time, then it is same as harmonic mean of the numbers. ठीक है, सबको याद रहेगा, स्पीड इससे का अगर आपको एवरेज निकालना है तो हम लोग हार्मोनिक मीन को यूज करते हैं, और क्यों यूज करते हैं वो समझा? बिकॉज एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करोगे, द थिंग दैट यू गेट इज नथिंग बट द हार्मोनिक मीन. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, याद रखेंगे कि डिस्टेंस हर बार सेम होना चाहिए. हाँ, अगर डिस्टेंस अलग अलग होगा देन मैंने जो बोला ना, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करो, टोटल टाइम फाइंड आउट करो, फिर वही लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं. To evaluate the average speed, we cannot use arithmetic mean or geometrical mean. We use harmonic mean. Harmonic mean is nothing but reciprocal of arithmetic mean of reciprocal of the values. इसका मतलब क्या हो गया, ये एक बार थोड़ा सोचो ना. ये लास्ट लाइन समझ रहा है क्या? अगर समझ रहा है तो यस लिखेंगे, नहीं समझ रहा है तो नो लिख के मुझे बताएंगे. देन आई विल एक्सप्लेन. मैं देखना चाहता हूं कि हार्मोनिक मीन आपको पता है कि नहीं पता. अगर पता है तो आई विल नॉट स्पेंड टाइम ऑन इट, अगर नहीं पता है तो आई विल एक्सप्लेन. लास्ट जो पॉइंट है उसको रीड करेंगे और मुझे बताएंगे कि समझता है कि नहीं वो. ओके, थैंक यू नेहा जी. आई वाज वेटिंग. सो ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे. ओके, सो सबसे पहले सपोज मुझे, मेरे पास वैल्यूज है x1 से लेके xn. सो हार्मोनिक मीन इज रेसिप्रोकल ऑफ एरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज. ठीक है ना, जब कभी भी कोई चीज नहीं समझते ना तो उसको पार्ट में डिवाइड कर देने का. तो सबसे पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे. एरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज, एरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल. तो मेरे पास जो वैल्यूज है उसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, जो एक 1/x1 डॉट 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 1/xn. अब ये जो वैल्यूज है उसका मैं एरिथमेटिक मीन ढूंढूंगा. ठीक है, उनका एरिथमेटिक मीन क्या होगा भाई, उसका एरिथमेटिक मीन होगा, सबको ऐड करूंगा, प्लस 1/xn, सबको ऐड किया, डिवाइडेड बाई n. सो यहां पे जो मैंने लाइन मार्क किया है, सपोज मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं तो इजीली मैं बता पाऊंगा. सो यहां पे मैंने एक लाइन जो है एरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज, वो मैंने यहां पे निकाला. इज इट ओके? एरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज इज दिस. जो मैंने हाईलाइट किया उसको मैंने यहां पे हाईलाइट से बताया, वो समझा नेहा एंड नम्रता जी? एरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज. ठीक है, अब नम्रता जी, इज इट ओके? मैंने रेसिप्रोकल निकाला और उसका एरिथमेटिक मीन निकाला. एरिथमेटिक मीन यानी कि सबको ऐड करने का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब दूसरा वाला चीज देखते हैं. फिर उन्होंने क्या बोला, द हार्मोनिक मीन इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट यू फाउंड जस्ट नाउ. अभी अभी जो आपको मिला उसका आपको रेसिप्रोकल करना है. अभी अभी जो मुझे मिला है उसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा. अभी अभी जो मुझे मिला उसका रेसिप्रोकल इज n डिवाइडेड बाय, जो ऊपर था नीचे, नीचे था ऊपर. सो उन्होंने बोला दिस इज सेम एज हार्मोनिक मीन. सो हार्मोनिक मीन इज गिवन बाय दिस. जो मिला अब उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो n ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, और इससे जो भी आपको मिलेगा, whatever you get from this is nothing but your harmonic mean. समझ रहा है? अब जो आपको मिला एरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यू, उसका भी आपको रेसिप्रोकल ले लेना है. व्हाट यू गेट इज नथिंग बट हार्मोनिक मीन. ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, उसको सॉल्व करो. ओके, यहां पे मैं हार्मोनिक मीन का पहले फॉर्मूला लिख देता हूं. सो इन दिस केस हार्मोनिक मीन इज सेम एज, क्या था, ऊपर n होगा डिवाइडेड बाई 1 okay, by using this find the harmonic mean of this observations. इन ऑब्जर्वेशन का हार्मोनिक मीन निकाल के दे दो यार.
फॉर्मूला सबको समझना चाहिए कि किस तरीके से आया है. Once you understand the formula, use it for the given example. It is harmonic mean in this case. हर कोई वेरीफाई करके बता दो. It is. अरे यार ये तो दोनों को बहुत ही अलग वैल्यू आया. और 2 शायद से नहीं भी लग रहा, तो 2 हो सकता है क्या? 2 नहीं होना चाहिए. 2 पॉइंट समथिंग, इज इट राइट? चलो यार वेरीफाई करो क्या करना है. तो इट इज 5 डिवाइडेड बाई 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/18 प्लस 1/8 प्लस 1/20. You can easily observe without. Yes, Neha is correct. Very good, Neha ji. So the harmonic mean is nothing but 12.58. ठीक है, कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे तो नहीं होगा. विदाउट कैलकुलेटर ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है. बट दिस इज अबाउट हार्मोनिक मीन. ओके, चलोगो डेटा को पढ़ोगो और फिर मुझे आंसर दोगो. ठीक है, फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा मुझे. Read the question and give me the answer. क्या दिया है उन्होंने? दिया है भाई 40 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, स्पीड दे दिया है. बोथ द वे स्पीड इज गिवन. यू आर सपोज टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड के लिए हम लोग यूज करते हैं हार्मोनिक मीन ऑफ द स्पीड. जो स्पीड है उनका हार्मोनिक मीन निकाल लो, आ गया आंसर. सिंस दो ही नंबर है हार्मोनिक मीन में, इसलिए 2. जो स्पीड थी उनका रेसिप्रोकल लेके ऐड किया. ओके, लेट्स सी, इज इट राइट? इज इट 37.33? प्लीज वेरीफाई कीजिए यारो. और इट इज 39. अरे वाह, अरे वाह. सिमरन जी, एवरेज अगर आपको स्पीड का निकालना है तो आपको यूज करना है हार्मोनिक मीन. ठीक है, जब कभी भी हर कोई याद रखेगा यार, अगर स्पीड का अगर आपको एवरेज चाहिए, व्हेन द डिस्टेंस इज सेम, यू आर सपोज टू यूज द फॉर्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन. मैंने अभी अभी तो वही तो प्रवचन दे रहा था. कहाँ थे मैडम? यस सिमरन जी. ठीक है, इट इज 39.37. It is 39.37. Mine was wrong. Yes, okay. But सिमरन जी याद रहेगा, आपने क्या किया? आपने दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाई 2 कर दिया. वो आपने निकाला उसका एरिथमेटिक मीन. लेकिन अगर आपको एवरेज स्पीड चाहिए तो दैट कैन बी ऑब्टेन बाय हार्मोनिक मीन. यस सिमरन जी. नहीं समझा है तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ. सिमरन जी, क्यों ये यूज किया वो समझना जरूरी है. और कैसे वो नंबर्स लिखे गए. 2 बिकॉज दो नंबर थे, स्पीड था 35 एंड 45. उनको रेसिप्रोकल लेके ऐड किया. वी गॉट 39.37 इज नथिंग बट द एवरेज स्पीड. ठीक है, इफ यू वांट ना, इन दिस केस यू कैन फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इन दिस केस, एंड यू कैन इजीली सी इट वुड बी सेम एज दिस. है ना? टोटल डिस्टेंस total distance is 80 kilometer traveled, and total time taken is nothing but speed upon distance upon speed plus distance upon speed. है ना? अगर आपके पास टोटल डिस्टेंस इतना है, टोटल टाइम इतना है, then average speed is nothing but given by this formula, that is 39.37. ठीक है,
सो भाई वापस से वही कुछ प्लस पॉइंट हो गए, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हो गए, रीड करते हैं. It is rigidly defined, it is easy to understand, easy to calculate, it's based on all the values, it is capable of further mathematical treatment. 4 पॉइंट हर कोई शेयर करता है. इंपॉर्टेंट ये होगा, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, 5वां पॉइंट रह गया था. इंपॉर्टेंट होगा उसके डीमेरिट्स को समझना कि ऐसे कौन से पॉइंट है जहां पे हार्मोनिक मीन भी नहीं काम करता सही से. सबसे पहली चीज कि भाई इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड व्हेन टू यूज इट. जैसे कि हमें पता चल गया कि भाई किसी ने एवरेज निकाल दिया, नॉर्मल एवरेज हार्मोनिक मीन की जगह पे, और कैलकुलेट करने के लिए भी आपको थोड़ा उसको टाइम लगता है, बिकॉज आपको हर किसी का रेसिप्रोकल लेना है, उनको ऐड करना है, फिर जाके वो फॉर्मूला यूज करना है. उसके साथ साथ अगर कोई डेटा वैल्यू मिसिंग है, देन यू कैन नॉट कैलकुलेट इट. अगर कोई ओपन एंडेड क्लासेस है तो वहां पर भी सेम चीज कि यू कैन नॉट कैलकुलेट इफ एनी क्लास इज ओपन एंडेड. It is usually not a good representative of the data, है ना. So what I see is whenever the speed is given, then harmonic mean is best. But whenever some other kind of data is given, the harmonic mean is not a good representative of a data. Suppose अगर आपके पास परसेंटेज है लास्ट 3 सेमेस्टर के, उसका एवरेज निकालोगे, so it is a good representative of that data. But अगर उसका हार्मोनिक मीन निकालोगे तो इट इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा, दैट डेटा. सो हार्मोनिक मीन हमारा स्पीड के लिए बहुत अच्छे से काम करता है, एंड देयर आर फ्यू मोर थिंग्स जहां पे अच्छे से काम करता है, बट यूजुअली इट इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा. इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू. यस, अगर आपने बहुत ही बड़ा वैल्यू ले लिया, फिर बहुत ही छोटा वैल्यू ले लिया, तो उसको फर्क पड़ेगा. इट कैन नॉट बी लोकेटेड ग्राफिकली. मैं कहूंगा भाई कोई भी मीन ग्राफिकली होता ही नहीं है. इट मे बी नंबर विच इज नॉट प्रेजेंट इन द डेटा, है ना. जैसे कि हमने एग्जांपल में भी देखा था, जो नंबर मिला था इट इज वाज नॉट पार्ट ऑफ अ डेटा, वो कुछ और ही नंबर मिला था. वो 12 पॉइंट वाला जो भी था, वो वाला नंबर डेटा का पार्ट नहीं था, बट इट वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा. इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. हर एक पॉइंट को एक बार रीड करेंगे, नहीं समझता है तो पूछेंगे, और समझेगा तो भाई बताएंगे. रीड द पॉइंट वंस. कुछ डाउट रहेगा तो पहले पूछेंगे. अगर सपोज आपके पास ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप डेटा में आप हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हो? तो हार्मोनिक मीन इज सेम एज समेशन ऑफ एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई अपॉन एक्स आई, वेयर दिस एक्स आई आर नथिंग बट क्लास मार्क, है ना. अगर आपके पास क्लास मार्क अगर ओपन एंडेड है तो क्लास मार्क नहीं मिलेगा. उसका मतलब अगर ओपन एंडेड है तो आप हार्मोनिक मीन भी नहीं ढूंढ पाओगे. ठीक है, आठों के आठों डीमेरिट ठीक लग रहे हैं. अब मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा. अब जो भी हमने पढ़ा है ना, उनके बीच का रिलेशन करेंगे, और इसके बाद सिर्फ बचेगा क्या पार्ट पता है? सिर्फ पोजिशनल एवरेज बचेगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीक में जब भी हमें टाइम मिलेगा तब हम लोग कवर अप कर लेंगे. सो बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन सेशन एक साथ हमारा पूरा मैथमेटिकल एवरेज कवर हो गया, है ना. बिकॉज इसमें कम लिखना है आपको, आई कैन गो थोड़ा फास्ट इजीली, सो एक एडवांटेज हो गया. ठीक है, बट ये आठों के आठों पॉइंट ठीक है. आगे बढ़ सकते हैं हम. यस, ओके, लेट्स जस्ट सी. ये बहुत इजी है यार, बहुत इजी है. इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स, then we need to show the relation between arithmetic mean, geometrical mean and harmonic mean. ठीक है, सो सबसे पहले तो निकाल लेते भाई. arithmetic mean of a and b is nothing but ऐड करो डिवाइडेड बाई 2. ये आई थिंक आपने ऑलरेडी किया भी होगा स्कूल में, बट स्टिल वी नीड टू प्रूव इट वंस बिकॉज पोर्शन में है. geometrical mean is square root of ab and the harmonic mean is same as 2 divided by 1 by a plus 1 by b. ठीक है, दिस आई कैन राइट एज 2 times ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी. बहुत सिंपल सा है.
सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि माई एरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन. सो फॉर दैट आई कंसिडर द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. एरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिकल मीन. अगर एरिथमेटिक मीन बड़ा है तो इसका वैल्यू जीरो या फिर जीरो से बड़ा होना चाहिए. इट शुड बी पॉजिटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर, है ना. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा. सो इट इज a प्लस बी बाई टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी. क्या करें तो चलो यार क्या करते हैं, इसको थोड़ा धीरे धीरे सिंप्लीफाई कर देता है. क्या करता हूँ, आई डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू, कॉमन डिनोमिनेटर हो गया. कॉमन डिनोमिनेटर हुआ तो उसको मैंने बाहर लिख दिया. आई गॉट a माइनस टू रूट ए रूट बी प्लस बी. That means this bracket is actually same as square root of a minus b का square. Yes or no? Root b square. Is it okay? हाँ जी. अगर मैंने ये जो स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का अगर स्क्वायर किया तो मुझे ऊपर वाला ब्रैकेट मिल जाएगा ना. Yes. Also, what I observe here, this thing will be definitely greater than or equal to zero because square है ना. अगर वो स्क्वायर है तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. Therefore, my arithmetic mean minus geometrical mean is greater than equal to 0 implies me my arithmetic mean of two number is always greater than equal to geometrical mean. वो here student should note they are two positive numbers. ठीक है, they are positive numbers, इसलिए हम लोग उसका स्क्वायर रूट निकाल के बात कर रहे हैं, है ना, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे. सो वी कंसिडर पॉजिटिव नंबर्स. और इसके बाद सिमिलरली मैं ज्योमेट्रिकल मीन माइनस हार्मोनिक मीन करता हूं. सो इट इज रूट ऑफ ए बी माइनस टू टाइम्स ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी. अरे यार वापस से सेम चीज करेंगे. डिनोमिनेटर जो है उसको सेम करने के लिए आई डिवाइड एंड मल्टीप्लाई द सेम थिंग. सो यहाँ पे मैंने ए प्लस बी, ए प्लस बी. अब जितना मैं कॉमन ले सकता ना वो कॉमन ले लेता हूँ. न्यूमरेटर में से मैं ले सकता हूँ रूट ए बी को कॉमन और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी को कॉमन ले लेता हूँ. सो फ्रॉम द न्यूमरेटर बचा कितना भाई, ए प्लस बी बचा, और यहां से बचा है माइनस टू टाइम्स रूट ए बी. यस सर नो, ये समझा कैसे मैंने किया. डिनोमिनेटर में से ए प्लस बी को कॉमन ले लिया गया और न्यूमरेटर में से रूट ए बी को कॉमन लिया. यहाँ पे एक्चुअल में ए बी था, उसमें से रूट ए बी गया तो रूट ए बी बचेगा, बिकॉज अगर इस रूट ए बी को अंदर मल्टीप्लाई किया तो रूट ए बी इज ए बी. इज इट ओके? नेहा को छोड़ के बाकी लोग क्या कह रहे हैं? ओके, सो अगेन सेम थिंग भाई, ये क्या होगा, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, और ये हो जाएगा वापस से रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी का स्क्वायर. विल इट बी अ पॉजिटिव नंबर और अ नॉन नेगेटिव नंबर? इज इट फाइन? विल इट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ऑलवेज? है ना. देखो ये स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव होगा. स्क्वायर रूट ऑफ ए बी वो भी कोई एक पॉजिटिव नंबर होगा बिकॉज डिफरेंस नहीं निकाल रहे, है ना. प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव और हम लोग ने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया तो वो पॉजिटिव होगा. अगर ए और बी पॉजिटिव है तो ए प्लस बी भी पॉजिटिव ही होगा. सो एवरीथिंग ओवर देयर इज आइदर पॉजिटिव और जीरो. हेंस व्हाट आई फाउंड, माय ज्योमेट्रिकल मीन minus harmonic mean is greater than equal to 0 implies me my geometrical mean is greater than equal to harmonic mean. Finally, if a and b are positive numbers, my arithmetic mean is greater than equal to geometrical mean is greater than equal to harmonic mean. ठीक है, ये रिलेशन सबको समझा किस तरीके से हमने प्रूव किया. एक बार स्लाइड को अच्छे से रीड करेंगे, कहीं कुछ डाउट डिफिकल्टी रहेगा तो मुझे पहले बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे.
Yes, is it fine? Okay. What about others? Okay. और कोई है जाग रहा कि सो गए हैं? यस, ओके, वेरी गुड। तो अब आगे बढ़ेंगे और एक अच्छा सा प्रॉपर्टी, यार ये तो कुछ भी नहीं है। सो वी नो दैट ज्योमेट्रिकल मीन इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, arithmetic mean is nothing but a plus b by 2, and the harmonic mean is nothing but 2 times ab divided by a plus b। अगर सपोज मैंने एरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन कर दिया तो वो हो जाएगा भाई a प्लस बी बाई टू टाइम्स टू ए बी बाई ए प्लस बी। सो a plus b, 2 cancel। so I found arithmetic mean और geometrical mean, sorry, harmonic mean को अगर multiply करोगे so it is same as ab। अगर ab है so it is same as geometrical mean का square, because geometrical mean होता है root of ab। so यहाँ पे अगर मैंने square कर दिया so geometrical mean का square is same as square of root ab, that is ab, है ना। तो arithmetic mean is same as into harmonic mean। so ये रिलेशन आप बार बार यूज करते हो एंड दैट इज रिटन ओवर हियर इन दैट फॉर्म। अगर आपको कोई भी दो दिया है, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन इन क्वेश्चन, you should be able to find out the third one। ठीक है, so you are supposed to use this relation। if two numbers are positive numbers with geometrical mean this, arithmetic mean this, harmonic mean इस फॉर्मूला को यूज करके इजीली मिल जाता है। ठीक है, ये रिलेशन रीड करेंगे उसको अच्छे से। यस, ओके। Suppose if I have two numbers having the arithmetic mean of 6 and its geometrical mean, I am giving arithmetic mean is 6 and the geometrical mean is 12, what should be the harmonic mean? पहले तो ये बताओ, is it possible? Is it possible I have two positive numbers so that arithmetic mean is 6 and geometrical mean is 12? Is it possible? No, because it should be other way around, है ना। तो अगर मैं उसको 12 और इसको 6 देता हूँ, suppose I give one is 12 and other is 6, yes, is it possible? What is my harmonic mean? अगर ये दोनों दिया है तो हार्मोनिक मीन क्या होगा? थ्री, अंजलि जी 3 होना चाहिए, है ना। फॉर्मूला में रखो 12 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, सो द क्वेश्चन मार्क शुड बी 3, करेक्ट। सो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, सो यू शुड बी रेडी फॉर इट। तो ये रिलेशन होगा जिसको आपको यूज करना है। आई थिंक इतना काफी है।